लास्ट क्लास में हम लोग कोशिश तो कर रहे थे बार बार आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। रेनी डे हो गया था लास्ट क्लास। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज अलग अलग फ्रेम्स में किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉज इन डिफरेंट फ्रेम्स। ठीक, अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में किस तरह से न्यूटन्स लॉ काम कर रहा होता है, यह समझने की कोशिश रहेगी हमारी। तो क्या ऐसा है क्या कि किसी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ काम करता है, किसी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ नहीं काम करता है, एटसेट्रा। इस बात को समझ रहे हैं अब हम लोग। सबसे पहले देखो एकदम सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल कि माना इस तरह से एक ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है एक बॉक्स और वो बिल्कुल रेस्ट में रखा हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अचानक से कठिन लगने लगेगा, लेकिन सुनते रहोगे पूरी बात को तो हमेशा ही आसान रहेगा। ये एक बॉक्स रखा हुआ और ये रेस्ट में रखा हुआ है। इसका मास मान लिया जाए कैपिटल M के बराबर। ठीक, अब इस बॉक्स को यहां पर खड़ा आदमी देखेगा अगर, तो कहा जाएगा ये जो पर्सन है जो इस बॉक्स को देख रहा है वो पर्सन ऑब्जर्वर है। ठीक है, यही है ऑब्जर्वर। और इस ऑब्जर्वर का नाम चलो रख देता हूं मैं ऑब्जर्वर ए। ये जमीन पर खड़ा है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है और समय के बीतने के बावजूद इस ब्लॉक की वेलोसिटी बदल नहीं रही। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक, अच्छा, अगर एक्सेलरेशन 0 है इस बॉक्स का, इस आदमी ने देखा कि इस बॉक्स का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स इस पर कितना लगना चाहिए? तो नेट फोर्स इस पर जरूर से लग रहा होगा 0। आप मन में ही फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। mg का फोर्स नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, दोनों कैंसल्ड है और लेफ्ट राइट में तो किसी तरह का कोई फोर्स है ही नहीं। ठीक, ये हुई कंप्लीट बात। ऑब्जर्वर ए ने देखा जो भी चीज उसको मैं बता दिया। अब क्या है, यहीं पर एक दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ एक दूसरा ऑब्जर्वर भी है। ऑब्जर्वर मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे हम लोग चीजों को नाप रहे हैं। ऐसे करके एक कार के जैसा कुछ तो है जिसके अंदर में एक दूसरा पर्सन बैठा हुआ और इस कार के साथ चलता हुआ ये ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर का नाम रहेगा ऑब्जर्वर बी। और ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन के साथ, भाई कार में बैठा है तो इसका एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो ही सकता है। तो कार में बैठे हुए रहने पर इस ऑब्जर्वर बी का एक्सेलरेशन ए है इस तरफ। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा? ऑब्जर्वर बी ये जरूर देख सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉक्स की 0 है, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ये है, वेलोसिटी का कोई डिस्कशन नहीं, एक्सेलरेशन और फोर्स। ऑब्जर्वर बी क्या बोलेगा सबसे पहले खुद अपने बारे में? ऑब्जर्वर बी अपना एक्सेलरेशन क्या बताएगा? तो 0 है ना। ऑब्जर्वर बी अपना एक्सेलरेशन बोलेगा 0 है और यह जमीन ही पीछे जा रही है। यही सीखे हैं ना हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में। ये पर्सन बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूं, दुनिया जहान ही पीछे जा रहा है, तो ये जमीन पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से। और यहां तक कि इस ऑब्जर्वर बी ने यह बताया कि ये बॉक्स भी मुझे तो लग रहा है पीछे एक्सेलरेटेड है। जैसे तुम किसी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के बाहर कोई एक पेड़ है, आप ट्रेन में बैठ करके एक्सेलरेट हुए ट्रेन के आगे बढ़ने के वजह से। ट्रेन आगे अगर एक्सेलरेट करती है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, आप देखेंगे कि अरे पेड़ तो पीछे जा रहा, एक्सेलरेशन ए से। तो यही मैं बता रहा हूं कि
अच्छे से लिख के करते हैं, आप भी लिखिए। आसान सा डायग्राम है, इस डायग्राम को बना दो पहले तो। एक ये बॉक्स है, इसको लिखो बॉक्स, और यही एक चीज है जिसे दो अलग अलग लोग देख रहे हैं। इसी से तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिस्कशन कर पाएंगे। ये रहा ऑब्जर्वर ए जो देख रहा है बॉक्स को, ये रहा ऑब्जर्वर बी जो देख रहा है इसी बॉक्स को जिसका मास है m। तो एक कहा जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पर है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, गाड़ी में है ये। तो रिलेटिव टू, डायग्राम बना लेना, रिलेटिव टू ए, अगर ए के रिलेटिव में देखा जाए एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 0, और साथ ही साथ नेट फोर्स ऑन बॉक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं बी के रिलेटिव में। रिलेटिव टू बी, देखना ध्यान से, बी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा, तुम खुद हो अगर ये पर्सन जो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो क्या देखेगा कि ये बॉक्स तो पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड, कितना एक्सेलरेशन है छोड़ो उस बात को, लेकिन पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड तो नजर आएगा ही आएगा। तो रिलेटिव टू ए, अगेन सेम थिंग, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स ये मिलेगा -a के बराबर। मतलब a अगर मैं बोल रहा हूं कार का एक्सेलरेशन, तो बॉक्स का एक्सेलरेशन ठीक उल्टी दिशा में, यानी कि -a के बराबर होना ही चाहिए। जबकि नेट फोर्स ऑन बॉक्स, बॉक्स पर लगने वाला नेट फोर्स पर्सन बी क्या देखेगा? पर्सन बी अगर बैठ के नोटबुक पेन पर हमारे और आपके तरह अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगे इस बॉक्स का, तो पर्सन बी क्या देखेगा? नॉर्मल फोर्स ऊपर, mg का फोर्स नीचे, और तो लेफ्ट राइट से कोई फोर्स ही नहीं लगा। बावजूद इस बात के ये बॉक्स तो इस पर्सन के नजदीक आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। समझ पा रहे हैं मेरी बात? पर्सन ए देखेगा, ऑब्जर्वर ए देखेगा, चाहे ऑब्जर्वर बी देखेगा, नेट फोर्स तो 0 है, क्योंकि फोर्स कोई लगा ही नहीं रहा है बॉक्स पर। बावजूद इस बात के ऑब्जर्वर ए देख रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं है, और ऑब्जर्वर बी देख रहा है कि एक्सेलरेशन तो है। दोनों में लड़ाई हो जाएगी। नेट फोर्स ऑन बॉक्स ये निकल के आया 0। तो ये अजीब सी बात है। ए के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर, सोचना जरा अच्छे से, ए के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मन में याद करो क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, यानी वो अगर ठहरा हुआ है तो ठहरा रहेगा, चल रहा है तो बराबर वेलोसिटी से चलते रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जर्वर ए क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलेगा कि हाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सही है? क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑब्जर्वर ए के लिए सही तरीके से काम कर रहा है? हाँ कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, जब फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब सोचो रिलेटिव टू बी, बी के रिलेटिव में देखे जाने पर फोर्स नहीं लग रहा है, बावजूद इस बात के एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के पास। तो क्या रिलेटिव टू बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम कर रहा है? क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करना ही बंद कर दिया? मेरा जवाब यही है यहां पर कि हां, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहीं पर लिख दो फिर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is not applicable या is not valid from this frame of reference।
इस दिए हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कौन से फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। बी पर मतलब तुम गाड़ी में बैठ के देखोगे और गाड़ी एक्सेलरेटेड है अगर, तो तुम ये जरूर बोलोगे कि तुम ठहरे हुए हो अपनी जगह पर, लेकिन दुनिया पीछे जा रही है किसी एक्सेलरेशन से बिना कोई फोर्स लगे। ठीक। और क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपके लिए गलत हो जाएगा कि फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए? हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपके लिए गलत हो जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कुछ स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही काम करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए, पर्सन ए जो था ना, ऑब्जर्वर ए, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक देखे जाने पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम कर रहा है। तो क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कुछ ही फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में काम करता है? हाँ, कई तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम नहीं करता है, और ऐसे सभी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम कर जाए, ऐसे ही फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। लिखें इस बात को। मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक। अब आप समझ पा रहे होंगे एकदम क्लियरली जो मैं एक एक स्टेटमेंट देते जाऊंगा। सबसे पहले लिखिए इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसे कहा जाता है? इनर्शियल फ्रेम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है जिसके मुताबिक, जिसके फ्रेम से देखे जाने पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम कर जाए। ठीक। द फ्रेम according to which Newton's first law holds। ठीक है। तो यहां पर ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल में आखिर कौन सा फ्रेम, ऑब्जर्वर बी का फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर ए का, किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा? तो ऑब्जर्वर ए का। ऑब्जर्वर ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, ऑब्जर्वर बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं है, वहां से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इन अबव एग्जाम्पल observer A is in inertial frame। इसी ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि ऑब्जर्वर बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। कोई पूछे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो अगर गलत पर्सन से पूछ लोगे ना तुम, तो तुमको यह सिखा दिया जाएगा कि जो एक्सेलरेटेड ना हो। अरे एक्सेलरेटेड किसके रेस्पेक्ट में ना हो, इसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि किसके रेस्पेक्ट में ना हो। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि जिसका एक्सेलरेशन नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो इनर्शियल फ्रेम है, ऐसा नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का करेक्ट और बिना एक भी वर्ड गलत वाला डेफिनेशन क्या है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके मुताबिक देखे जाने पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हर जगह पर एप्लीकेबल रहे। ठीक है भाई। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? लिखेंगे आप इस बात को भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहा जाता है? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे जाने पर एक्सेलरेटेड। मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर दिया और एग्जाम्पल भी दिया मैं कि यहां पर इस दिए हुए एग्जाम्पल में ऑब्जर्वर ए जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर ऑब्जर्वर ए देख रहा है कि ये एक्सेलरेटेड है तो ये चीज कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड हो, किसके रिलेटिव में? इनर्शियल फ्रेम्स के रिलेटिव में। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सेलरेशन हो किसके रिलेटिव में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में।
तो आगे बढ़े हम लोग। लिखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि अ फ्रेम which is accelerated relative to an inertial frame एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास खुद ही एक्सेलरेशन हो किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे जाने पर। दोबारा से, इन अबव एग्जाम्पल ऊपर दिए गए उदाहरण में कौन है नॉन इनर्शियल वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर ए या फिर ऑब्जर्वर बी? ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर पूरा लिखोगे, ऑब्जर्वर बी इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। आई होप इतनी बातों को आप समझे। अच्छा, देखो क्या है। अच्छा, ये सब लिखवा क्यों रहा हूं मैं? इस बात को याद रखो कि इस वीडियो लेक्चर को देखते समय शायद आप आसानी से समझ जाएं बातों को, लेकिन 1 महीने बाद तक, 6 महीने बाद तक, साल भर बाद तक आपको याद कैसे रहेगा सिर्फ इस वीडियो को देखने से? नहीं नहीं नहीं, वीडियो देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये वीडियो तो यहां पर रहेगा ही यूट्यूब पर, आप कभी भी चाहें देख सकते हैं, लेकिन आपको याद कब रहेगा अंत तक? सिर्फ और सिर्फ तब जब आप समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे, ढेर सारे सवालों को करते रहेंगे लगातार, ठीक है? और जैसे ही भूलने लगे दोबारा से रिवीजन भी कर लें। तो सिर्फ यही एकमात्र उपाय है आपको हमेशा के लिए इन बातों को याद रखने का। तो मैं बताया इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, साथ में यह भी बताया कि इस एग्जाम्पल में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। और अब लास्ट बात और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि न्यूटन्स लॉज काम नहीं करते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड से देखे जाने पर एक्सेलरेटेड निकला, जैसे कि ये कार था, अगर इस कार के पास एक्सेलरेशन आ गया तो क्या इस कार के मुताबिक न्यूटन्स लॉ काम करना बंद कर दिया? हाँ, न्यूटन्स लॉ काम करना बंद कर दिया है। कौन कौन सा लॉ काम नहीं कर रहा है मैं अभी बताता हूं, लेकिन न्यूटन्स लॉ काम करना बंद कर दिया है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अगली बात ये लिखें, फ्रॉम दिस फ्रेम Newton's first law and Newton's second law does not hold. ठीक, from this frame Newton's first law and Newton's second law doesn't hold. ये बात को आप याद रखेंगे। क्यों नहीं काम करता है, ये कैसे एक्सप्लेन करें कि काम नहीं करता है? मैं फिर से बताता हूं, चलो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेटिव टू ए की बात कर रहा हूं कि बी की बात कर रहा हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। रिलेटिव टू बी अगर सोचा जाएगा तो बी के रिलेटिव में देखो, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, चलो इस ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग फोर्सेस को इस तरह से दिखाएंगे कि एक फोर्स नीचे की तरफ mg का, दूसरा फोर्स ठीक ऊपर के तरफ नॉर्मल फोर्स, इनके अलावा तो कोई तीसरा फोर्स नहीं है। अगर कोई तीसरा फोर्स है तो नाम बताओ कौन सा फोर्स है वो? ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है यहां पर। रिलेटिव टू बी देखे जाने पर यह हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। और फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या नेट फोर्स अगर मैं लिखूं, नेट फोर्स है 0, बावजूद इस बात के इस ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी बात गलत हो गई क्योंकि मास तो है ना इसके पास और एक्सेलरेशन भी है, बावजूद इसके नेट फोर्स नहीं लग रहा। और बिना फोर्स लगे, मतलब फोर्स अगर नहीं लग रहा है बावजूद इसके वेलोसिटी इसकी बदल रही है,
इसका मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर न्यूटन्स लॉ काम करना बंद कर देगा तो, क्योंकि पूरा का पूरा फिजिक्स अगर 3-4 पिलर्स पर टिका हुआ है अगर, ठीक, तो जैसे मैं बताऊं पूरा जितना फिजिक्स है ना, पूरा सब्जेक्ट मुश्किल से 3-4 खंभों पर टिका हुआ है। पहला खंभा का नाम है न्यूटन्स लॉज, दूसरे का नाम है कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स। इसी तरह से कुछ एकदम बेसिक बातें हैं जिस पर आधारित है पूरा फिजिक्स, और न्यूटन्स लॉ पर ही पूरा फिजिक्स आधारित है। और न्यूटन्स लॉ अगर गलत होने लगेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी आदत है, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तुरंत इक्वेशन लिखते हैं और आंसर निकालते हैं। अगर यह करना अलाउड नहीं रहेगा अब, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो किया क्या गया, हम लोग जबरदस्ती ऐसा मान लिए कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर। किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, छोड़ो उस बात को, लेकिन वो फोर्स इतना काबिल है, इतना काबिल है कि इसी ब्लॉक को ये एक्सेलरेशन दे दिया। फिर से सुनो, क्या ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया था? हां, हो गया था। क्या न्यूटन्स लॉ काम कर रहा था? नहीं कर रहा था न्यूटन्स लॉ काम। तो हमने ये उपाय निकाला यहां पर कि चलो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं यहां पर एक अजीब सा फोर्स लग रहा है, या इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इमेजिनरी फोर्स लग रहा है यहां पर, जिसका काम यह है कि इस ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगवा दे। यानी कि ये एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ के हिसाब से जितना फोर्स का जरूरत है उतना ही फोर्स सच में यहां पर इमेजिनरी फोर्स ही सही लेकिन लग रहा है, ठीक है। और इस तरह के गलत माने हुए फोर्स को, सच में नहीं लग रहा है वो हमारा इमेजिनेशन है, वो हमारा मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्यों कंस्ट्रक्ट किए हम लोग उस फोर्स को, क्यों मन में माने कि ऐसा फोर्स लग रहा है? ताकि न्यूटन्स लॉ अच्छे से काम करता रहे। हम लोगों की आदत बन गई थी न्यूटन्स लॉ को इस्तेमाल करने की, वही न्यूटन्स लॉ काम करते रहे, उसके लिए हमने मान लिया जबरदस्ती कि यहां पर एक अलग से फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। इसी इमेजिनरी फोर्स को कहा जाता है सूडो फोर्स, ठीक। तो इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे हम लोग कि टू अप्लाई Newton's laws, from non-inertial frame। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम से लगाने की जरूरत है क्या? इनर्शियल फ्रेम मतलब जमीन पर बैठ के देख रहे हैं, जमीन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को, वहां से आपको सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स या कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो काम कर रहा है ना वहां पर, यहां पर काम नहीं कर रहा। टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, लिखते चलो मेरे साथ, वी कंसिडर एन इमेजिनरी फोर्स to act on every object, बस इतना ही, टू एक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मानेंगे एक नया वर्चुअल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स या कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये एक नया फोर्स है यहां पर, जिसका बस एक ही काम है, जो न्यूटन्स लॉ काम नहीं कर रहा था उसको काम करवा दे, ठीक। तो अब बात करता हूं मैं कि वो इमेजिनरी फोर्स कितना होना चाहिए। इस इमेजिनरी फोर्स का यहीं पर जरा ऐसे करके नाम लिख दो कुछ। इस इमेजिनरी फोर्स का ही नाम है, या ऐसे लिख दो, दिस इमेजिनरी फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, ठीक है। याद रखना इस वर्ड को,
सूडो फोर्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब ये नाम है तो है, इसको फॉल्स फोर्स क्यों नहीं कहते, कह सकते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब कोई कह रहा है सूडो फोर्स, तो हम भी कहेंगे सूडो फोर्स। आई होप अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक बार बस डाउट्स को देख लूं। ए का इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ thus reduced to a definition of inertial frame. Why do we call it a law then? लॉ किसे कहा जाता है? लॉ एक ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है जो काम कर रहा हो, ठीक है, कुछ स्पेशल सिचुएशन में ही सही, लेकिन बस काम कर रहा हो। जैसे कि आर्किमिडीज नहीं, जैसे कुलॉम्स लॉ है, कुलॉम्स लॉ भी कुछ स्पेशल सिचुएशन में ही काम कर रहा होता है। तो लॉ का मतलब यह होता है कि उसका प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, F इक्वल्स टू GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वाला जो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया था। तो किसी एक लॉ को सही होना जरूरी नहीं है, लॉ बस साइंटिस्ट लोग दे देते हैं कि ये मेरे नाम से ये एक लॉ रहेगा। अब वो लॉ की वैलिडिटी क्या होगी, ये अलग से एक डिस्कशन चलेगा, ठीक, और वो लॉ कब कब वैलिड है, इसका भी अलग अलग डिस्कशन रहेगा। तो लॉ होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही ही हो या फिर उसका प्रूफ ही हो, ठीक। तो आई होप समझे मेरी बात को आप। लॉ होने में कोई ऐसा जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है कि इस वजह से ये डिराइव हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो जब दिए गए थे उस समय उनका प्रूफ नहीं था, लेकिन बाद में जाके उसका प्रूफ आ गया एनालिसिस करते करते। बेस्ट एग्जांपल ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ जो V इक्वल्स टू आई आर होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं था। ओम्स लॉ जो की है वो भी कई बार काम नहीं करता, ठीक। ओम्स लॉ कब कब काम नहीं करता, एनसीईआरटी बुक में 3 ऐसे केसेस दिए हुए हैं जिसमें कि ओम्स लॉ काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो भी लॉ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ होने में कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। हाँ, न्यूटन्स लॉ सही है कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में न्यूटन्स लॉ सही नहीं है, ठीक। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, किया जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको। सर सूडो फोर्स कैसे वर्क करता है? तो आई होप यहां पर जो आप पूछे हैं वर्क, वो फिजिक्स के वर्क की ही आप बात कर रहे हैं कि सूडो फोर्स कैसे वर्क करता है। वैसे ही वर्क करता है जैसे बाकी सभी फोर्सेस वर्क करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वही होता है वर्क डन। तो और कोई, निधान दुबे, इनका सर आईआईटी सर्किट। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी सर्किट पर अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, उस पर भी कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं। ये कुछ बच्चों को मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं। खैर, उसमें नहीं जाते हैं अभी। अब हम लोग ये बात करने वाले थे कि आखिर सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एटसेट्रा। तो सूडो फोर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को समझने के लिए मैं दोबारा से इसी फ्री बॉडी डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं और बस एक छोटा सा चेंज लाऊंगा इसमें, इस फ्री बॉडी डायग्राम में, जिसमें साइड में एक एक्सेलरेशन भी दिखा रखा था। बस एक छोटा सा चेंज ये लाऊंगा कि ये जो एक्सेलरेशन ए लिखा हुआ है ना, ए कहां से शुरू हुआ था, ए में क्या बोला था कि ए क्या है। सबसे पहले ए आखिर क्या था, तो ऑब्जर्वर बी का एक्सेलरेशन। इसे चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, वेक्टर ए, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर ए आखिर ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ, नहीं लास्ट में लिखिए इसे अच्छे से, डायग्राम में नहीं। इफ वेक्टर ए
is acceleration of if vector A is acceleration of frame of reference. कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं. इफ वेक्टर ए इज एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रिलेटिव में? रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम. तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि ऑब्जर्वर बी जो था ना, जो कार में बैठा हुआ था, उसका एक्सेलरेशन अगर वेक्टर ए लिखोगे तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर ए नहीं लिख सकते आपको लिखना होगा माइनस वेक्टर ए. समझ पाए इस बात को? और इतना एक्सेलरेशन को जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए इस दिए हुए बॉक्स में, ये एक्सेलरेशन इस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब आप एक नया फोर्स मन में माने. इस तरह से असली फोर्स ये है नहीं, इस वजह से मैं डॉटेड एरो से दिखा रहा हूं. ये वेक्टर एफ है अगर, तो यही है सूडो फोर्स एफ पी लिख दिया मैं. और यही सूडो फोर्स अपने आप में कारण है किसका? इस तरह के आने वाले एक्सेलरेशन का. तो सूडो फोर्स क्यों माने हैं? ताकि न्यूटन्स लॉ काम कर जाए. तो चलो सूडो फोर्स मान लिया, अब तो न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं ना, न्यूटन सेकंड लॉ. तो यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ के मुताबिक वेक्टर एफ पी मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू माइनस में एक्सेलरेशन वेक्टर. तो अब जरा इस इक्वेशन को आप रट जाइए बिल्कुल, इस इक्वेशन को और बेहतर तरह से लिख के कि सूडो फोर्स होता है माइनस में मास इनटू एक्सेलरेशन. इस इक्वेशन को रट जाइए, लेकिन रटने से पहले जरा इस पर ध्यान देना कि इनमें एक एक चीज क्या लिखा हुआ है. यह पक्का तुम गलती करोगे जब असली सवाल आएगा कठिन सा. तो यह मास आखिर किसका मास लिखा हुआ है? ऑब्जर्वर बी का? नहीं नहीं नहीं. कार का? नहीं. यह लिखा हुआ है जिसका भी आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. यह मास लिखा हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है. ठीक. अच्छा, यह क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन ए. ये किसका एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेशन ए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं है. ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है. एकदम शुरुआत में ए वेक्टर में किसे माना था? जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जिसके मुताबिक न्यूटन्स लॉ असली में काम नहीं कर रहा था. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है ये. याद रखिए इस बात को. ये मास है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे आप इसे. क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो लिखें आप यहां पर कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और तीसरा चीज जो ये है फोर्स, यही है इमेजिनरी फोर्स या फिर सूडो फोर्स. अब देखो क्वेश्चंस कितने ज्यादा सरल हो जाएंगे. ठीक. शुरुआती कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आसान रखेंगे ताकि हम लोग सूडो फोर्स के कंसेप्ट को सीख सकें पहले. उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ते चली जाएगी. तो देखिए सर, एक असाइन अपोजिट क्यों हो जाता है? ठीक है सर, सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिए, जबकि फ्री बॉडी डायग्राम में डायरेक्शन शो किया है पहले से. ठीक. दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सेम यही दोनों डाउट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली बिल्कुल. ठीक है. क्वेश्चन ये है, आपके तरफ से सवाल ये आया है
कि पहले तो सर ये बता दीजिए कि ये -a क्यों लिखे हो आप यहाँ पर। ठीक, मैं बता दूंगा। और दूसरा कि अब जब आपने एरो बना ही दिया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर इक्वेशन में क्यों माइनस फिर भी लिया है। ठीक, ये दोनों बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें तुमको खुद ही समझ में आने लगेगा सारी बातें। तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि न्यूटन्स लॉ गलत है, इसको सही करने के लिए ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल फोर्सेस जरा पता कर दें आप। फर्स्ट पार्ट, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर में रखा हुआ एक बॉक्स। एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर में रखा हुआ ये एक बॉक्स, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर के तरफ एक्सेलरेटेड है। इस लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक, और ये जो ब्लॉक है इसका मास दिया हुआ है 4 kg का। आपको बस ये बताना है कि ये लिफ्ट के अंदर में रखे हुए इस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है, बस इतना सा सवाल। तो एक बार जरा आंसर निकाल ही लो, आपको चैट बॉक्स में लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप कर लेंगे। चलिए, इतने देर में तो बिना वीडियो को पॉज किए हुए कर लोगे तुम। ये ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं 2 अलग अलग बार, देखो ध्यान से, रिलेटिव टू ग्राउंड अगर देखें, रिलेटिव टू ग्राउंड देखने का आखिर क्या मतलब निकालोगे। रिलेटिव टू ग्राउंड देखे जाने का आखिर क्या मतलब निकालोगे, तो ऐसे देखो, अगर और अच्छे से समझ लिया जाए तो रिलेटिव टू ग्राउंड मतलब ये रहा एक ऑब्जर्वर ए, और ये अगर देख रहा है तो किस हालत में ये ऑब्जेक्ट 4 kg वाला नजर आएगा। इसी की मैं चर्चा कर रहा हूं रिलेटिव टू ग्राउंड में। ग्राउंड से देखा जाए अगर 4 kg ब्लॉक को, तो 4 kg ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है। जमीन पर बैठा हुआ आदमी बिल्कुल देखेगा कि एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के पास और ऊपर के तरफ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक 40 न्यूटन नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, और नॉर्मल फोर्स -40 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 4 kg इंटू कितना था एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। कोई शक नहीं, नॉर्मल फोर्स रहना ही चाहिए 48 न्यूटन, एकदम सही है ये। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाएगा रिलेटिव टू लिफ्ट, इसका क्या मतलब हुआ। मैं क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए नहीं दिया हूं, मैं कुछ समझाने के लिए दिया हूं, और जो मैं बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनो, और यहीं पर सब कुछ क्लियर होगा। रिलेटिव टू लिफ्ट अगर देखा जाए, इसका मतलब यह होता है कि लिफ्ट में एक आदमी बैठा है या खड़ा है, ये ऑब्जर्वर बी। तो ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। याद रखो, ऑब्जर्वर बी चूंकि लिफ्ट के अंदर है, वो खुद भी ऊपर जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ऑब्जर्वर भी ये देखेगा कि पहले भी ये ब्लॉक मेरे आंखों के सामने है, कुछ देर बाद भी ये यहीं पर है, कुछ और देर बाद भी यहीं पर है। तो इसका मतलब भैया ये ब्लॉक तो नहीं हिल रहा अपनी जगह से। तो ऑब्जर्वर भी ये नापेगा कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, जबकि ऑब्जर्वर ए नापा था कि एक्सेलरेशन तो है ऊपर की तरफ। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन तो है। और रिलेटिव टू लिफ्ट यानी ऑब्जर्वर बी अगर देखेगा तो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनना चाहिए। आप सभी को यह क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सॉल्व करना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, 40 न्यूटन नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, लेकिन न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जर्वर बी के पास एक्सेलरेशन है। जो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए कॉपी निकाल के नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे, हमें पहले यह चेक करना पड़ेगा कि जहां बैठे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
कहीं वो जगह ही तो एक्सेलरेटेड नहीं है। अगर एक्सेलरेटेड है तो एकदम सतर्क रहो, सूडो फोर्स रहेगा यहां पर। अगर सूडो फोर्स नहीं दिखाओगे न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते। तुम फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल बनाओ, चिल्लाते रहो न्यूटन्स लॉ गलत है, न्यूटन्स लॉ गलत है, लेकिन न्यूटन्स लॉ लगा मत देना। अगर न्यूटन्स लॉ लगाते हो तो सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे जाने की मैं बात कर रहा हूं। तो बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे जाने पर सूडो फोर्स लगेगा, और ध्यान से सूडो फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा? जिधर भी बी का एक्सेलरेशन है उसके ठीक उल्टी दिशा में, उसके ठीक उल्टी दिशा में सूडो फोर्स लगेगा। ऐसे कितना लगेगा सूडो फोर्स अभी बताता हूं। पहले यहां पर एफ पी लिख दिया मैं, और सूडो फोर्स की मात्रा कितनी होगी, एफ पी का वैल्यू कितना होगा, तो मास किसका देखा जाएगा, ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन किसका देखा जाएगा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और उसका नेगेटिव। यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जरूर लिख दो तुम, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हम लोग क्यों माने हैं यहां पर, ताकि न्यूटन्स लॉ काम करे, बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो सूडो फोर्स मैं नीचे की तरफ तो पहले ही से दिखा दिया हूं, तो इस वजह से यहां पर अगर मैं इस तरह से एरो नहीं भी दिखाऊं तो चलेगा। ये सूडो फोर्स की मात्रा कितनी होगी, 8 न्यूटन की। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक बार में नहीं समझ में आ जाता है कुछ भी। ठीक है, तो 8 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ दिखाया गया। अब लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, लेकिन न्यूटन्स लॉ लगाने के पहले क्या हमने सूडो फोर्स दिखाया है? हाँ दिखाया है। अच्छा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं अगर मैं, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं देखता हूं, तो एक्सेलरेशन क्या बताया मैं ब्लॉक का, 0। वो तो पर्सन बी देखेगा ना कि ब्लॉक तो पहले भी ठहरा है, बाद में भी ठहरा है, तो इस वजह से इसका एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं माना जाएगा। द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होने के वजह से अगेन न्यूटन्स लॉ में यूज कर रहा हूं, नॉर्मल फोर्स माइनस 40 न्यूटन माइनस सूडो फोर्स बराबर 4 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन क्या नापा गया, 0। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आया 48 न्यूटन, जो कि अभी भी उतना ही आया जितना पहले तरीके से निकाले थे। आई होप थोड़ा सा समझे आप। ठीक है, मैं बोला था 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एक्सप्लेन कर देंगे पूरी बात को। 48 न्यूटन का आंसर 2 अलग अलग मेथड से मैं निकाल के दिखाया आपको। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप खुद से जरा देखिए कि आपने कैसे सॉल्व किया है इसे। आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सॉल्व किए होंगे, एकदम सही है, कोई गलती नहीं, लेकिन जरा खुद से पूरा समय लेकर के इसको लिफ्ट के रिलेटिव में देख के तो देखो, है ना। लिफ्ट के रिलेटिव में देखिए तो सही पहले। तो लिफ्ट के रिलेटिव में पहली बात एक्सेलरेशन है ही नहीं, लेकिन लिफ्ट के रिलेटिव में आपको सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। सूडो फोर्स कितना लगता है, किधर लगता है, मैं जो एक्सप्लेन किया था उसी को फॉलो कर लो तुम, और मुश्किल से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम पक्का हो जाएगा। तो थोड़ा समय ले लीजिए, आप इत्मीनान से समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट को कैसे किया गया। सेकेंड पार्ट का डायग्राम तब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और सेकेंड पार्ट को हम लोग अलग अलग तरह से करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट में चलो दोबारा से वही देता हूं। दोबारा से सिमिलर चीज है, लेकिन इस बार जो लिफ्ट है इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये लिफ्ट नंबर 1 है। ठीक, कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो अगर, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही लिफ्ट हो, उसमें एक से ज़्यादा लिफ्ट्स भी होते हैं। इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 8 kg का, और साथ में फिर क्या है, एक दूसरा लिफ्ट भी है, और यह है लिफ्ट नंबर 2। लिफ्ट नंबर 2 है ये, और इसमें बैठा है एक आदमी। ये लिफ्ट जो है शीशे से बना है, तो ये आदमी देख पा रहा है
इस 8 kg के ब्लॉक को। ठीक, और ये जो लिफ्ट नंबर 2 है, इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो है नीचे की ओर केवल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो सॉल्व करने के लिए कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनाना सही है? कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनाना सही है। इनर्शियल वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल करोगे, सूडो फोर्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिफ्ट नंबर 1 में भी बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लिफ्ट नंबर 2 में भी बैठ के, लेकिन उसी मुताबिक सूडो फोर्स लेना होगा आपको। तो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है? नॉर्मल फोर्स पता करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे आंसर निकालने की जहां तक बात होगी, लेकिन मेरा काम यहां पर आंसर निकलवाना नहीं, आपके दिमाग में बैठा देना है बात को। सॉल्व रिलेटिव टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिलेटिव में एक बार सॉल्व करो और फिर से सॉल्व करो इसे ही रिलेटिव टू लिफ्ट नंबर 1, और फिर से सॉल्व करो इसी क्वेश्चन को सॉल्व रिलेटिव टू लिफ्ट नंबर 2। मैं इंतजार कर रहा हूं आप तीनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, सबसे पहले इससे करना, फिर इससे करना, और फिर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हुए करना। गलती होगी लेकिन कोई बात नहीं, उसी को खत्म करने के लिए तो हम लोग यहां पर मिल रहे हैं ना। तो आप बिल्कुल करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, अब पूरी तरह से खुद से करना, बिना किसी मदद के। सॉल्व करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए, आई होप आप कुछ तो किए होंगे। मैं सबसे पहले तरह से सॉल्व कर रहा हूं रिलेटिव टू ग्राउंड। जमीन से देखे जाने पर तो कहा ही जा सकता है कि यह लिफ्ट नंबर 1 लगातार नीचे आ रही है। कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है ना। तो 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, तुम शायद इस बात पर भी गौर किए होगे कि आसान से आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं बिना फ्री बॉडी डायग्राम के सवाल को छूता भी नहीं हूं, क्योंकि पिछले लगभग 15 साल से जो भी मैं फिजिक्स कर रहा हूं, इससे मैं सीखा यही बात हूं कि चाहे कोई कितना भी जान जाए, ठीक है, चाहे कैलकुलेशन को कितना भी जल्दी क्यों ना कर दे, अगर सही मेथड से नहीं किया जाएगा क्वेश्चन तो उसको गलत ही माना जाएगा। ठीक, यही मेरा मानना है। तो सही मेथड से ही आप करिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बनाना है। 4 kg का मास दिया था, 8 kg का मास दिया था, 80 न्यूटन का फोर्स नीचे दिखा दिया, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ दिखा दिया, किसी तरह का कोई सूडो फोर्स नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक एक्सेलरेशन यहां पर पता है हमें कि नीचे की ओर एक्सेलरेशन तो है। नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना है? तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सवाल में दिया हुआ था। कंफर्म कर लूं? हाँ, 4 और 8। ठीक, अब न्यूटन सेकेंड लॉ डायरेक्ट लगाया जा सकता है बिना किसी सूडो फोर्स के। तो इक्वेशन बना हमारे पास 80 न्यूटन माइनस नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू 8 kg मल्टीप्लाइड बाई, फिर एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे लगता है आप भी खुद से यही बनाए होंगे इक्वेशन। और इसके बाद हमारे पास नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकल के आया 48 न्यूटन। सही किया ना। 32, 80 में से 30 जाता है तो 50 बचता है, 32 जाएगा तो 48 बचेगा। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया। अब यही आंसर आना चाहिए बाकी सारे तरह से भी किए जाने पर। मैं बी पार्ट में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं रिलेटिव टू लिफ्ट 1। लिफ्ट नंबर 1, इस बार हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठा है? यहां पर इसी ब्लॉक के जस्ट साइड में बैठा हुआ ये रहा ऑब्जर्वर ए। ठीक,
तो ये ऑब्जर्वर ए आखिर क्या देखेगा? ये ऑब्जर्वर ए आखिर क्या देखेगा? ठीक इसके सामने हमेशा है ब्लॉक 8 kg। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन उतना ही है जितना कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक अपीयर्स टू रिमेन एट रेस्ट। ब्लॉक तो हिलते हुए नजर ही नहीं आएगा। तो इस वजह से हम लोग नया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और इस नए फ्री बॉडी डायग्राम में एक नए फोर्स को भी दिखाएंगे। बताता हूं। 80 न्यूटन ऐसे, नॉर्मल फोर्स ठीक ऊपर की ओर, नॉर्मल फोर्स ऐसे। ये दोनों फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स मौजूद है। कितना होगा वो फोर्स? याद रखो, मास ब्लॉक का देखिए लेकिन एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जस्ट उल्टा। तो सोच लो मेरे बताने के पहले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लिफ्ट नंबर 1 जो कि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स दिखाएंगे ऊपर। और सूडो फोर्स की मात्रा कितनी होगी अभी बताता हूं, लेकिन सूडो फोर्स ऊपर दिखा दिया मैं। और सूडो फोर्स अगर ऊपर दिखा दिया ऑलरेडी, तो अब सिर्फ इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की कोशिश की जाए, इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस छोड़ो, अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो 8 kg मास लेना है ब्लॉक का, लेकिन एक्सेलरेशन लेना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप एकदम केवल इक्वेशंस में ही लिख रहे हैं चीजों को, तो बिल्कुल माइनस दिखाइए यहां पर। यह डायरेक्शन चूंकि मैं दिखा चुका हूं पहले से, इस वजह से मैं यहां पर नहीं लिखा माइनस। ठीक है, यह माइनस खुद में समझने वाली बात है कि नीचे के तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ठीक नेगेटिव किया गया है। तो यह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा ये। ठीक, तो अब हम लोग तैयार हैं इक्वेशन लिखने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का, लेकिन उससे भी पहले एक्सेलरेशन 0 है, ध्यान देना। लिफ्ट 1 में ही बैठ के देखेंगे ब्लॉक को तो वो ठहरा हुआ नजर आएगा। न्यूटन्स लॉ देखो, नॉर्मल फोर्स प्लस 32 न्यूटन बराबर 80 न्यूटन। कैसे आया ये 80 न्यूटन? और अच्छे से देखो, माइनस 80 न्यूटन बराबर 8 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन जो कि है 0। कोई शॉर्टकट नहीं, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकला हमारे पास 48 न्यूटन। आई होप आप थोड़ा सा और समझे बात को, और सी पार्ट में तो एकदम समझ जाओगे। अगर अभी तक नहीं किए हुए थे तो मुझसे पहले कर लो, मैं और 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप खुद से जरूर कर लें सी पार्ट को। मतलब लिफ्ट नंबर 2 के रिलेटिव में अगर देखा जाएगा तो कैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी करो। यह है एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाएंगे हम लोग। एट्टी न्यूटन का फोर्स नीचे और नॉर्मल फोर्स ऊपर, इतना तो आप भी दिखाए होंगे। आंसर तो मुझे भी पता है कि नॉर्मल फोर्स का आंसर 48 न्यूटन ही आना है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? तो सूडो फोर्स कितना दिखाया जाए, किधर दिखाया जाए? सूडो फोर्स दिखाने का यही रूल है कि आप जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं उसके ठीक उल्टे तरफ आप सूडो फोर्स को दिखाइए। अगर डायरेक्शन पक्का हो गया, अब प्लस माइनस को भूल जाइए। डायरेक्शन क्या रहेगा सूडो फोर्स का? जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उसके ठीक उल्टी दिशा में। ठीक है ना? तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट नंबर 2 भी नीचे ही तो एक्सेलरेटेड है, और ये दिखा दिया मैं सूडो फोर्स Fp। आखिर सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो अब सुनो, चूंकि मैं डायरेक्शन दिखा दिया हूं पहले से, अब मैं अलग से माइनस वगैरह नहीं लिखूंगा। माइनस वाली बात कंप्लीट हो चुकी है। जिधर लिफ्ट नंबर 2 का एक्सेलरेशन, उसके ठीक उल्टी दिशा में ये रहा फोर्स, देखो वो मैं दिखा दिया। अब मास है 8 kg और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन था नीचे के तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ही था, नीचे के तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। तो हम लोग सूडो फोर्स ऊपर के तरफ दिखाएंगे, जो कि मैं दिखा दिया हूं, और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आया 8 न्यूटन, जो कि एकदम सही है। अभी भी आंसर तक नहीं पहुंचे, आंसर तो नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स पता करना हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, अभी भी और मैं समय दे रहा हूं, सही करके 48 न्यूटन तक पहुंचे रहना। चलिए एक और बात यहीं पर समझते हैं कि आखिर ये जो ऑब्जर्वर नंबर बी है, जो कि लिफ्ट नंबर 2 में बैठा है, ये जब देखेगा इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन वो क्या नापेगा? वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं नापेगा, ना तो 0 नापेगा। याद करो, तुम्हारे पास 110 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, मैं ये नापूंगा, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। ठीक, यही पूरा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन का। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पर्सन बी का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी तरफ नीचे के तरफ ही। तो ये पर्सन बी ये नापेगा कि ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन है वो 4 का नहीं है, कितने का? 3 का। अपना चीज घटा दिया जाएगा सामने वाली चीज में। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे के तरफ में से घटा दो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे के तरफ, तो जो बचेगा वो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे के तरफ। ये पूरा कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन से मैं उठाया। तो इसका एक्सेलरेशन जो हमें मिला वो है नीचे के तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मानते हैं कि नहीं आप? ठीक है ना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे के तरफ। अब इसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ जैसा रहता है वैसा लगा दीजिए आप। मैं न्यूटन्स लॉ लगाने जा रहा हूं। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ वाले फोर्सेस ज्यादा रहे होंगे। तो इक्वेशन बना हमारे पास 80 न्यूटन माइनस एफपी। एफपी का वैल्यू तो पता है 8 न्यूटन, माइनस नॉर्मल फोर्स पता नहीं है ये कितना है, लेकिन बराबर किसके रहेगा? 8 kg मल्टीप्लाइड बाई 0 नहीं कर देंगे, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पाए मेरी बात? सूडो फोर्स लिखते समय आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लेते हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ लिखते समय आप आरएचएस में राइट हैंड साइड में क्या लेते हैं? यह मास, किसका मास? जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। ये एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन? उसी का एक्सेलरेशन जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ये एक्सेलरेशन फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है ना? तो अब देखते हैं सॉल्व करके, शायद आंसर आ जाए। तो 80 में 8 गया। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू लिखता हूं, आप देख लेना खुद से। 72 न्यूटन में घटा दो 24। देखो आ तो रहा है, मुझे लगता है। 68 में 20 गया, 48 न्यूटन, एकदम वही आ रहा है, यहां कोई गलती नहीं है। ठीक, तो ये 3 पार्ट्स, कहने को 3 पार्ट्स हैं, लेकिन असली में तो थर्ड वाला पार्ट ही था कि दूसरे लिफ्ट से देखेंगे पहले लिफ्ट के ब्लॉक को, तो किस तरह से न्यूटन्स लॉ से सही आंसर निकाल पाएंगे नॉर्मल फोर्स के लिए। तो 48 न्यूटन आंसर तो है, लेकिन 3 अलग अलग मेथड से हमने देखा। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आप समझ पाए कि नहीं। ठीक, अगर आप समझ गए हैं बात को, इफ यू अंडरस्टूड, अगर आप समझ गए हैं बात को, आप केवल लिख दीजिए यस सर। ठीक, चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मुझे यह बता दीजिए कि ए पार्ट में फिर से बता दूं, कि बी पार्ट फिर से बता दूं, कि सी पार्ट फिर से बता दूं, कि सूडो फोर्स कैसे लगता है ये बता दूं, कि पूरी क्लास को फिर से ले लूं। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो यस सर लिख दीजिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे यह बता दीजिए कि कौन से पार्ट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, या किस छोटी सी बात को या बड़ी सी बात को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। बहुत कुछ सीखने का प्लान करके आया हूं, सीखने का और सिखाने का भी। मैं इंतजार कर रहा हूं भाई।
आप लिखें कुछ तभी मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, जो मैं बोलता हूं ना वो लगभग 10 सेकंड का टाइम गैप आ जाता है। मैं यहां पर बोलता हूं, उसका 10 सेकंड बाद आपके पास पहुंचता है। उसके 2-3 सेकंड बाद आप शायद लिखेंगे। 1 मिनट बाद अगर आप लिखोगे तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तुरंत लिखो, ठीक है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यस सर या फिर जो चीज़ मुझे फिर से एक्सप्लेन करना है वो मुझे बता दो, क्योंकि अगर नहीं समझे हुए हो तो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते फिर, ठीक है ना। चलिए कुछ बढ़िया डायग्राम्स बनाता हूं तब तक। ये एक गाड़ी बन गई जो कि आगे की तरफ चल रही है एक जमीन पर, ऐसे, ठीक। इसके बाद फिर यहां पर ना ऐसे एक स्प्रिंग लगा हुआ, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ये एक ब्लॉक, ठीक। ठीक है, स्प्रिंग का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, लास्ट क्लास में ही तो किए हैं। 100 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट यहीं पर लिख दो, के है केवल, और के का वैल्यू साइड में लिख दूंगा। यहां पर इसका मास m मान लो, m का वैल्यू साइड में लिख दूंगा। चलिए भाई, किसी ने अभी तक तो डाउट नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी शंका होगी, अगर थोड़ा भी अगर नहीं समझ में आया होगा, तो देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्लासरूम में समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन चैलेंज वो नहीं है। अभी समझना चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि अगर 30 साल बीत चुका होगा, तुम्हारे छोटे बच्चे होंगे, जब वो सीख रहे होंगे सूडो फोर्स के बारे में, आई होप कि वो साइंस लेंगे, तो वो जब सीख रहे होंगे सूडो फोर्स के बारे में, तो आप उन्हें भी एक्सप्लेन कर सकें, इतने अच्छे से समझो बातों को, ठीक। और एग्जाम में तो कर ही लीजिएगा, ठीक। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लिखिए नया सवाल। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, और मास दिया हुआ है इसी ब्लॉक का 0.5 kg का, केवल आधा किलो का मास है ये, और ये पूरा गाड़ी, पूरा कार 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है, ठीक। सवाल बस इतना सा, फाइंड नॉर्मल फोर्स, अब गलत मत कर देना, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड कंप्रेशन। सॉल्व करना आसान है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे कोई, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर लेंगे आप, मुझे पता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मतलब इस गाड़ी में बैठने का तो जगह नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में ही बैठ के आप सॉल्व करिए, खड़े रहिए लेकिन इस गाड़ी में ही सॉल्व करिए। कहने का मतलब समझे होंगे आप। मैं ये कह रहा हूं कि इसी गाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। यहीं से सॉल्व करो। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जल्दी से कर दो। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मेरे सॉल्यूशन को देखना नहीं है आपको। मेरे सॉल्यूशन को तभी देखना है जब आप खुद से पूरा कर लिए होंगे। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ, इसके अलावा mg का फोर्स नीचे की तरफ, m का वैल्यू दिया हुआ था 0.5 kg, तो 5 न्यूटन नीचे की तरफ आया। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा शायद ऐसे, F स्प्रिंग। और अब आगे तुम खुद से संभाले रहो। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं। क्यों नहीं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना? क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आता है, आ जाएगा आंसर उससे। लेकिन हम लोग इसी पर्सन के रिलेटिव में अगर सॉल्व करेंगे तो जिधर भी ये पर्सन एक्सेलरेटेड है उसके ठीक उल्टी दिशा में सूडो फोर्स दिखाएंगे। ठीक, इसको मैं लास्ट में एक और बार एक्सप्लेन करूंगा। तो सूडो फोर्स ठीक उल्टी दिशा में ऐसे, और कितनी मात्रा का सूडो फोर्स रहेगा? ये एफ एस सूडो फोर्स नहीं था, इसको स्प्रिंग लिखो भाई, ये स्प्रिंग फोर्स था और ये सूडो फोर्स है एफ पी के नाम से। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं जरा बात कर लेता हूं एक्सेलरेशन के बारे में। ये पर्सन ये देखेगा कि भाई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं इस ब्लॉक में, जो कुछ भी ये नजर आ रहा है ब्लॉक ये अपने जगह पर स्थिर है। सच्चाई ये है कि ये ब्लॉक भी आगे जा रहा है, ये पर्सन भी आगे जा रहा है, इस वजह से एक दूसरे के रिलेटिव में वो आगे नहीं जा रहे। तो एक्सेलरेशन मान लिया जाए जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नॉर्मल फोर्स बराबर होना चाहिए 5 न्यूटन के, आंसर। और स्प्रिंग फोर्स 100 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ही कंप्रेशन है अगर आपको याद हो तो, मस्ट बी इक्वल टू सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का वैल्यू क्या? सूडो फोर्स का वैल्यू रहेगा, मास कितना था ब्लॉक का? 0.5 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन नहीं सोचेंगे क्योंकि ये तो मैं पहले ही दिखा दिया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहेगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे के तरफ, लेकिन पीछे के तरफ तो एरो से मैं दिखा ही दिया था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू बना मुझे लगता है 2 सेंटीमीटर। ये एकदम सही आंसर है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो क्या सूडो फोर्स लग जाता है तो नॉर्मल फोर्स बदल जाता है? ये याद करोगे। क्या सूडो फोर्स लग जाता है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाता है, एलोंगेशन आ जाता है? ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं बस इतनी सी बात बोला कि सूडो फोर्स लग रहा होता है अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो। अगर न्यूटन्स लॉ लगाना ही नहीं है तो मत दिखाओ सूडो फोर्स। हर वो चीज जो न्यूटन्स लॉ से निकल के आता है उस चीज को सही रखने के लिए, न्यूटन्स लॉ से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, न्यूटन्स लॉ से निकलने वाली हर चीज को सही बनाए रखने के लिए आपको सूडो फोर्स मानना ही पड़ेगा। और जरा अब लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस को कर चुके हैं, चूंकि एक और बार सूडो फोर्स को समझ लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन इस तरह से ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन क्या है मुझे नहीं पता, ठीक। अगर कोई एक पर्सन है जो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये रहा डायग्राम रिलेटिव टू ग्राउंड। जमीन के रिलेटिव में देखे जाने पर ये रहा डायग्राम। डायग्राम को और सुंदर बनाते हैं। देखिए इस तरह से बारिश हो रही है, मान लेते हैं इस तरह से बारिश हो रही है, ठीक, बारिश की बूंदें हैं ये। और फिर इसके अलावा और क्या मानो, कार में बना दें क्या? नहीं, ठीक है चलो। इसके अलावा यहां पर एक पेड़ है, बस ऐसे ही बातचीत कर रहा हूं, क्वेश्चन तो कई कर चुके हैं हम लोग। इस तरह से एक पेड़ है, इसके भी अलावा और कुछ मानने का जरूरत है? नहीं, और भी बहुत कुछ मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिंपल रखते हैं चीजों को। ये पर्सन है, ऐसे करके आगे जा रहा है, बारिश हो रही है नीचे, और ये पेड़ यहां पर है, ठीक। ये सब कुछ मैं देखा, ये पूरा सीन में बनाया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहां पर कुछ तारे हैं, ये स्टार्स हैं, ठीक। अब चलो सेम यही काम करते हैं दोबारा से, लेकिन रिलेटिव टू पर्सन देखते हैं। रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं देखेंगे इस बार रिलेटिव टू पर्सन देखेंगे। तो ये पर्सन क्या देखेगा, ये पर्सन क्या पाएगा कि ये नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? कभी तुम ऐसा बोलोगे क्या कि वो देखो मैं जा रहा हूं? कभी नहीं बोलोगे तुम जिंदगी में।
मतलब टीवी में अगर तुम आ गए कभी तो भले तुम बोल सकते हो कि वो देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम सच में कभी नहीं बोलोगे कि वो देखो मैं जा रहा हूं, क्योंकि तुम अपने रेस्पेक्ट में हमेशा अपने ही जगह पर रहोगे, हमेशा ही। तो ये पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर समझा जाएगा तो ये पर्सन अपने जगह पर स्थिर है, जमीन ही पीछे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये पेड़ तक पीछे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये बूंदों के पास भी एक्सेलरेशन मौजूद है पीछे के तरफ का ए एक्सेलरेशन, और यहां तक कि इन तारों में भी एक्सेलरेशन मौजूद है पीछे के तरफ। एक्सेलरेशन है सब में, पेड़ में भी है, इन पानी के बूंदों में भी है, बस किसमें नहीं है एक्सेलरेशन? पर्सन पर नहीं है एक्सेलरेशन, पर्सन का एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये पर्सन बोलेगा अरे इस दुनिया में तो हर चीज पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड है बिना किसी फोर्स के। जैसे ही ये बोलेगा उसने लगा दिया न्यूटन्स लॉ, तभी तो ये बोला कि पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड है कोई चीज बिना फोर्स के, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि वो न्यूटन्स लॉ लगाना जा रहा है। तो न्यूटन्स लॉ लगाना उसके लिए गलत है। न्यूटन्स लॉ अगर वो लगाना चाहता है तो उसे सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। कितना सूडो फोर्स, किस पर सूडो फोर्स? अब सुनना पूरी बात को ध्यान से। सूडो फोर्स जरूरत के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है ताकि न्यूटन्स लॉ काम कर जाए। ये पर्सन ये बोलेगा ना कि अरे पेड़ कैसे पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो मैं बोलूंगा सूडो फोर्स से एक्सेलरेटेड है। सूडो फोर्स से कैसे एक्सेलरेटेड है? तो जितना भी इसका मास है, पेड़ का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो जितना भी पेड़ का मास है, मास ऑफ ट्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सेलरेशन से, इतना ही फोर्स आप पीछे की तरफ दिखाइएगा, तभी तो बोलिएगा ना कि ये एक्सेलरेशन आया। ठीक है, पानी की एक एक बूंद ये भी पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड है, इस पर भी लग रहा है सूडो फोर्स पीछे की तरफ। पानी की एक एक बूंद पर उसका मास कम है तो कम सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाई वही एक्सेलरेशन ए, क्योंकि इसी एक्सेलरेशन ए को तो हमें एक्सप्लेन करना है ना। फिर से सुनो, आखिर इन बूंदों के पास एक्सेलरेशन ए कैसे आ सकता है? पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा है। कितना सूडो फोर्स का जरूरत है? जो भी मास है एक एक बूंद का मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ए कहां से आया? ये बूंदों का पीछे की तरफ का एक्सेलरेशन है, इसीलिए तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स दिखाते हैं। यहां तक कि इन तारों का भी एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, और इनका मास बहुत ज्यादा होगा तो हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ स्टार मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए, इतना सूडो फोर्स इस स्टार में लग रहा है, तभी ये पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड इस पर्सन को ऑब्जर्व होगा। एक एक स्टार पर उस स्टार के मास के आधार पर लग रहा होगा सूडो फोर्स पीछे की तरफ। तो इसी वजह से हम लोग मास इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का, यानी जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और वो चूंकि गलत तरह से पीछे जाते हुए नजर आने लगा था इस पर्सन को, इस वजह से इस पर्सन का एक्सेलरेशन जो भी था उसका नेगेटिव लेकर के मल्टीप्लाई कर दिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट से, निकल के आया सूडो फोर्स। तो यही मैं इस डायग्राम से समझाना चाहता था। ठीक, यहां पर जमीन तो मास ऑफ सरफेस, जो भी है मास ऑफ सरफेस, मैं साफ साफ उतना ही सूडो फोर्स इस तरह से लगता हुआ पीछे की तरफ दिखा दूंगा। तो आई होप अब कहीं पर कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रह गया है। हम लोग सूडो फोर्स को अब थोड़ी देर के लिए होल्ड में लगा रहे हैं, कुछ और बची हुई बातें हैं जिसको मैं डिस्कस कर लेना पसंद करूंगा। अभी तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। फाइंड, लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लार्जर ब्लॉक, या जो बड़ा वाला ब्लॉक होता है उसको कहते हैं वेज। वेज मतलब तख्ता। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज, और डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा। साथ में मिलकर करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है,
अब भाई मैं आसान क्वेश्चन भी दे दूं, लेकिन आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन देंगे नहीं ना वो। ये एक बड़ा सा वेज है जो कि रखा हुआ है इस दीवार के सामने ऐसे। और इसका मास वगैरह मैं दे देता हूं अभी, लेकिन वेट करो। फिर क्या है हालत, यहां पर एक पुली लगाए ऐसे। ये पुली इस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वेज से। इस प्रकार से ये वेज से जुड़ा हुआ है लगातार, ठीक। और इसके ऊपर से होके गुजरती है ये एक रस्सी जो कि डायरेक्ट जुड़ी हुई है दीवार से। इसके बाद फिर यही रस्सी जो दीवार से होके जुड़ी हुई है, ये फिर रस्सी नीचे जाती है ऐसे, और फिर यही रस्सी जुड़ी हुई है एक दूसरे छोटे से ब्लॉक से। यह है कंप्लीट डायग्राम। यह डायग्राम जरा आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। उसके बाद मैं मास दे देता हूं, फिर बताता हूं क्या पता करना है। जब इतना बेहतर डायग्राम है तो इसको और परफेक्ट बना देता हूं। सही है, हाँ। यही है डायग्राम हमारे पास। अब तुम खुद सोचो समय के बीतने के साथ क्या होगा। मास में दूंगा, लेकिन समय के बीतने के साथ क्या होगा। ये जो ब्लॉक है ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्या कारण है उसका? ग्रेविटी। अर्थ खींचेगी ना इस ब्लॉक को नीचे की ओर, जिस कारण से ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये नीचे जाएगा, सुनो ध्यान से, अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये रस्सी को और ज्यादा लंबा होना पड़ेगा ना। इस रस्सी की लंबाई बढ़नी पड़ेगी, और ये लंबाई अगर बढ़ेगी तो इस लंबाई को छोटा होना पड़ेगा, ठीक। तो मन में बन जाना चाहिए एनिमेशन की क्या हो रहा है यहां पर। मैं होते हुए यहां पर अगर दिखा दिया तो आपके सोचने की क्षमता को बर्बाद कर दूंगा मैं, ठीक। तो आपको खुद से सोच डेवलप करनी है। खैर, यह मास दिया हुआ है यहां पर 12 kg का, और यह मास दिया हुआ है यहां पर 6 kg का। इसका नाम है वेज, इसका नाम है ब्लॉक। आपको पता यह करना है कि आखिर कितना होगा वेज का एक्सेलरेशन। तो बिना कुछ किए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए मुझे। मैं सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं, हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। आप पहले नोटबुक में एकदम साफ साफ एक एक फोर्स जरूर दिखाइए, कोशिश करो एक भी गलती ना हो, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम? वेज का अलग से, ब्लॉक का अलग से। जल्दी करो। वेज और ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ करिए। तो क्या करूंगा, मैं जानबूझ के ज्यादा समय ले रहा हूं बनाने में, ताकि आपको पूरा मौका मिल जाए ड्रॉ करने का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज। वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, इस तरह से रहने वाला है। वेज के अलावा सब कुछ इसमें से हटा देता हूं। ठीक। और मेरा वेज कहने का मतलब है ये पूरा हिस्सा यहां से यहां तक, ये कहलाएगा वेज, ठीक है ना। कहने का मतलब, आप वेज का मतलब किसको बोल रहे हो वेज? मैं इस डायग्राम में दिखाता हूं किसे बोला जा रहा है वेज। वेज है यहां से लेके ब्लॉक को हटा करके इतने को पूरे को मैं बोल रहा हूं वेज। इतने को पूरे को मैं बोल रहा हूं वेज। कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन उसी का तो डिस्कशन करना है मुझे, ठीक है। यह है हमारे लिए वेज। यही इसी सिस्टम का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो मेरे बनाने के पहले आपके पास सही सही बना हुआ रहे, सोचा समझा हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फोर्स,
सबसे पहला फोर्स mg का फोर्स 120 न्यूटन सीधे सीधे मैं नीचे की ओर दिखा दिया। ठीक है, यह रहा सबसे पहला फोर्स नीचे की ओर 120 न्यूटन। इसके अलावा नीचे से ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स रहना चाहिए। यह नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला नॉर्मल फोर्स मैं दिखा दिया, इसी में लिख दे रहा हूं। यह नॉर्मल फोर्स हो गया ऐसे। यह नॉर्मल फोर्स कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यह नॉर्मल फोर्स तो इस तरह से लग रहा है। मैं क्या सिखाया हूं आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय आप वैल्यूज के बारे में ना सोचिए कि क्या होगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, बिना कोई वैल्यू लिखे हुए कि इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना। यही सब गलतियां होती हैं। अगर तुम लिख दिए होगे ना अभी तक कि नॉर्मल फोर्स है 120 न्यूटन, तो गलत हो जाएगा, है ही नहीं 120 न्यूटन। इसके अलावा फिर यहां पर से इस तरफ मुझे दिखाना ही चाहिए टेंशन, और साथ ही साथ यहां पर मुझे नीचे की ओर दिखाना चाहिए टेंशन, क्योंकि दो जगहों पर रस्सियां हमारे सिस्टम को टच कर रही हैं। देखिए, यह रहा एक रस्सी के तरफ से खींचा जाने वाला फोर्स, यह रहा दूसरा सिस्टम को नीचे की ओर खींचा जाने वाला फोर्स। आप देखिए ध्यान से, यहां पर यह सिस्टम है ना, यह पूरा सिस्टम हो गया, यह पूरा सिस्टम, और सिस्टम को यह रस्सी नीचे की ओर खींच रही है, तो मुझे तो यह फोर्स दिखाना ही पड़ेगा। इस कारण से मैंने इस फोर्स को दिखाया। तुम्हारे मन में क्या डाउट है मुझे पता है, उसका डिस्कशन भी मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल तो यह रहा फ्री बॉडी डायग्राम। शायद अभी भी कोई फोर्स की कमी हो, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी ब्लॉक की। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस। सबसे पहला फोर्स नीचे की ओर 60 न्यूटन का, 6 kg दिया था ना मास इसका, 60 न्यूटन का फोर्स, और ऊपर के तरफ लगना ही चाहिए टेंशन। समझ पाए, यह रहा टेंशन वाला फोर्स। क्या इन दोनों फोर्सेस के अलावा भी कोई फोर्स लग रहा है क्या इस ब्लॉक पर? देखो ध्यान से। हां, इस साइड से धक्का देने वाला एक नॉर्मल फोर्स लग सकता है। क्या पता ना लग रहा हो, लेकिन क्या पता लग रहा हो। अगर नहीं लग रहा होगा तो नॉर्मल फोर्स अपने आप जीरो निकल के आ जाएगा, लेकिन अगर लग रहा होगा और आप पहले से जीरो माने हुए रहेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमें शुरुआत से नहीं मानना चाहिए कि जीरो है नॉर्मल फोर्स। हम लोग यहां पर नॉर्मल फोर्स तो यहां पर एक बने हुए कॉन्टैक्ट के वजह से जरूर दिखाएंगे, और यह नॉर्मल फोर्स पिछले नॉर्मल फोर्स से अलग है, तो जरूरी है कि आप इसे डिफरेंट तरह से दिखाएं। इसे मैं N1 लिख दिया। यह नॉर्मल फोर्स N1 किसने लगाया, किस पर लगाया? वेज ने लगाया, ब्लॉक पर लगाया। ठीक, वेज ने ब्लॉक पर लगाया नॉर्मल फोर्स। वेज ब्लॉक पर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, ब्लॉक छोड़ेगा नहीं, ब्लॉक भी लगाएगा नॉर्मल फोर्स वेज पर। कितना, किस तरफ? N1 उल्टे तरफ। अब जाके लग रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए, आपका एक ये डाउट हो सकता है, आपके मन में ये जरूर डाउट होगा, नहीं भी है तो होना चाहिए था, कि सर हमने इतना नहीं सोचा कि भाई सिस्टम को जैसे आप बनाए हैं वैसे हम लोग भी बनाएं। सिस्टम को क्या दूसरे तरह से भी बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई वेज को ऐसे भी मान ले तो टेंशन वाले फोर्सेस तो दिखाएगा नहीं, लेकिन यहां पर रॉड के वजह से लगने वाला एक फोर्स आपको दिखाना पड़ेगा जिसकी आपको जानकारी नहीं है। ठीक, रॉड ने वेज पर कितना, किस तरफ फोर्स लगाया ये आप नहीं कह सकते। तो उससे फायदे वाली बात यह रहेगी कि हम लोग इतने पूरे को ही सिस्टम मान लें ताकि रॉड के वजह से लगने वाला फोर्स वो इंटरनल फोर्स हो जाए, उसे दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन क्या रॉड के वजह से वेज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, इतने से फ्री बॉडी डायग्राम को बना करके, जिसका अभी फिलहाल जरूरत नहीं है।
ठीक, तो मैं अभी तक केवल फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट किया और पूरा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम. दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज नाउ कंप्लीट. दिस वन वॉज फॉर ब्लॉक while first one was representing the wedge. चलिए फ्री बॉडी डायग्राम तो बना. अब बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन के बारे में. कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन मतलब एक का एक्सेलरेशन a है तो दूसरे का एक्सेलरेशन कितना है. यही सबसे मजेदार बात है यहां पर. चलो हम लोग कॉन्स्टेंट रिलेशन के लिए अलग से डायग्राम रखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे. ये डायग्राम है हमारे पास और हमें ये समझना है कि अगर एक्सेलरेशन है a वेज के पास, ठीक, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें समझना है. ठीक है, तो मैं पहले आपको मौका देता हूं, जो भी कांस्टेंट रिलेशन के बारे में जानते हो उसका इस्तेमाल करो और चैट बॉक्स में मुझे जरा आंसर रिपोर्ट करके दिखाओ कि अगर एक्सेलरेशन है, if acceleration of wedge ये अगर a है, मेरा सवाल ये आपसे, what is acceleration of block? ब्लॉक का आखिर एक्सेलरेशन क्या है? हो सकता है a है, हो सकता है 2a है, हो सकता है 4a है. ऐसा क्या है एक्सेलरेशन? a के टर्म्स में ही जरा जवाब दीजिए. चैट बॉक्स में लिखिए, मैं इंतजार कर रहा हूं. मेरा सवाल आपसे ये कि अगर वेज का एक्सेलरेशन a है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? सोचो, लिखो आंसर चैट बॉक्स में ताकि मैं पढ़ सकूं. किसी का ये कहना है कि सर अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो रस्सी टूट नहीं जाएगी क्या? वो भी सोचेंगे, जस्ट अभी सोचेंगे. पहले कम से कम 3 लोग सही जवाब दे दें, उनका मैं नाम ले लूं यहां पर. कॉन्स्टेंट में s लिखना छूट गया. चलिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा है. गुड. चलो, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे या समझ पाओगे. मैं सॉल्व करता हूं इसे. अगर ये वेज एक्सेलरेशन में है, ए का एक्सेलरेशन है वेज के पास, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये जानने के लिए हमें वही पुराने कंसेप्ट को इस्तेमाल करना होगा. अब मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा, जितना मैं समय दिया उतना बहुत था. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वही पुराने कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को हाथ से पकड़ लो और रस्सी को ढीला होने दो. रस्सी ढीली हो जाती है, उसके बाद चेक कर लो जिसको हाथ में पकड़े हुए थे ऑब्जेक्ट को, वो कितना मूव कर सकता है. यही तरीका हम लोगों ने सीखा था, वही तरीके को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं. देखो, फायदे में रहोगे अगर ब्लॉक को मान लो हाथ से पकड़ के रखें. ब्लॉक हाथ से पकड़ लिए आप. अब ये वेज अगर आगे जाएगा कितनी मात्रा से, dx या x मान लो. अगर x लेंथ से अगर ये वेज आगे जाएगा, ब्लॉक को आपने हाथ में पकड़ रखा था, पहली बात वेज आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर टूट जाएगा ये वेज. तो करना क्या पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी इधर जाएगा x लेंथ और ये वेज भी इधर जाएगा x लेंथ. तभी ऐसा हो सकता है कि ये सरफेस न टूटे. मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं. अगर ये ब्लॉक, देखो, अगर ये ब्लॉक अपने जगह से नहीं मूव किया और ये वेज आगे बढ़ गया,
तो वेज को टूटना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं मानेंगे हम लोग कि हो रहा है। इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि हाँ, ये ब्लॉक को हम लोग हाथ में जरूर पकड़ रखे थे, लेकिन इसको हाथ में पकड़े हैं नीचे जाने से रोकने के लिए। आगे तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वेज अगर आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो पक्की बात है कि ये ब्लॉक आगे तो एक्स लेंथ जरूर बढ़ा है। और अगर ये पूरा सिस्टम ही, इतना पूरा वेज और ब्लॉक कुल मिला के अगर एक्स लेंथ जरा ये आगे बढ़ जाए ऐसे, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएगा एक्स लेंथ से, फिर से देखो यहां पर था ये थोड़ा सा आगे बढ़ा अगर इस तरह से, और ये ब्लॉक नीचे नहीं गया, आगे तो बढ़ा लेकिन नीचे नहीं गया, तो दरअसल ये रस्सी में ढीलापन आएगा, ये रस्सी ढीली हो जाएगी। पहले ये रस्सी टाइट थी क्योंकि ये पीछे था, तो ये वेज अगर आगे बढ़ेगा एक्स लेंथ से, तो पहली बात तो ये ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा एक्स लेंथ से, और ये रस्सी ढीली हो जाएगी। ये ढीलापन कितना होगा? खुद एक्स के बराबर। तो अब सुनो बात, इस रस्सी को टाइट करने के लिए ब्लॉक को कितना नीचे खींचना पड़ेगा? खुद एक्स के बराबर। शुरू से मैं ये बोल रहा हूं कि रस्सी अगर टाइट है, ये वेज अगर एक्स लेंथ आगे बढ़ता है, तो रस्सी के टाइटनेस को मेंटेन रखने के लिए, रस्सी को टाइट बनाए रखने के लिए इस ब्लॉक को आगे तो खैर बढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसी दौरान इस ब्लॉक को नीचे भी उतनी ही मात्रा में जाना पड़ेगा। तो दरअसल ये ब्लॉक आखिर किधर जाए, आगे बढ़े कि नीचे जाए? तो दोनों काम करे एक साथ, यानी इधर भी जाए एक्स लेंथ, इधर भी जाए एक्स लेंथ। ये सच में ना इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ। सवाल केवल इतना ही सा पूछा जाता है। सवाल यह पूछा जाएगा आपसे कि अगर वेज का एक्सेलरेशन ए है तो बताओ ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में भी है और ए नीचे की तरफ भी है, यानी कुल मिला के एक्सेलरेशन बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a। यह है सही एक्सेलरेशन। फिर से सुनो, अगर पूरा अंधेरा हो जाए, ठीक, और सिर्फ आप देख रहे हैं इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक पर लगा हुआ है एक बल्ब कुछ इस तरह से, ये एक बल्ब लगा हुआ है इस ब्लॉक पर, और सिर्फ यही बल्ब नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं नजर आ रहा अगर, तो ये बल्ब न तो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, पूरा अंधेरा है, केवल बल्ब देख रहे हो आप, न तो ये बल्ब आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, न तो ये बल्ब नीचे जाते हुए नजर आएगा। दरअसल ये बल्ब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे जाते हुए नजर आएगा। तुम बोलोगे सर हवा में ऐसे चला जाएगा क्या? नहीं। अगर तुमको लग रहा है कि हवा में ये चला जाएगा ऐसे, तो अभी भी नहीं समझे हो मेरी बात को तुम। कुछ समय बाद ये ब्लॉक जब यहां पर पहुंचेगा 45 डिग्री के एंगल पर जाते हुए इस तरह से, तो उस समय के दौरान ये वेज भी तो आगे बढ़ा है, ये वेज यहां पर आ चुका होगा उस समय तक में, और ये पुली का ये रहा नया पोजीशन ऐसे। समझ पाए नया डायग्राम? तो ब्लॉक इस तरह से एक्सेलरेटेड है। कांस्टेंट रिलेशन यहां पर ऐसा बनेगा कि अगर वेज के पास एक्सेलरेशन है ए, तो ब्लॉक के पास आप एक्सेलरेशन मानेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ए और नीचे के तरफ भी ए। नीचे की तरफ ए ही क्यों? क्योंकि अगर नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन नहीं रखेंगे तो ये रस्सी ढीली होते चली जाएगी। उसको टाइट रखने के लिए इस ब्लॉक को उतनी ही मात्रा में नीचे जाना पड़ेगा जितनी मात्रा में ये वेज आगे बढ़ेगा। आई होप समझ पाए थोड़ा सा। फ्री बॉडी डायग्राम में वापस आते हैं। हमारा ये मानना है कि ये वेज आगे की ओर एक्सेलरेटेड है ऐसे, जबकि ये ब्लॉक आगे के तरफ तो एक्सेलरेटेड है ही, साथ ही साथ ये नीचे के तरफ भी इस प्रकार से एक्सेलरेशन है इसके पास। अब न्यूटन्स लॉ लिखो, आंसर आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ हर एक चीज के लिए अलग अलग डायरेक्शन में लिखिए, आंसर आ जाएगा। वेज का एक्सेलरेशन निकालना था, ये टेंशन है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये N1 है हॉरिजॉन्टल फोर्स, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो इस वजह से इक्वेशन बना फॉर वेज। वेज के लिए इक्वेशन बना हमारे पास T - N1
बराबर है, वेज का मास बोला था 12 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए, वेज के लिए। फॉर ब्लॉक, ब्लॉक के लिए दो इक्वेशन लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल में अलग, वर्टिकल में अलग। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम को, अब N1 ही तो एकमात्र फोर्स है ब्लॉक पर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कारण है 6 kg के ब्लॉक को एक्सेलरेशन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देने के लिए, ये न्यूटन सेकंड लॉ में लिखा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तुमको यह कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये ब्लॉक तो एक्सेलरेटेड है, आप सूडो फोर्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे ब्लॉक तो एक्सेलरेटेड होता है, हो उससे नहीं आता है सूडो फोर्स। जो कॉपी पेन पर सॉल्व करने वाला पर्सन है वो अगर एक्सेलरेटेड है, एरोप्लेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, कार में बैठा है, रॉकेट में बैठा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेटेड हो सकता है बिना सूडो फोर्स के। ये रहा पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मुझसे पहले आप लिखे रहे 60 न्यूटन माइनस टेंशन, यही तो है वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस, 6 kg मल्टीप्लाइड बाई ए। ये इक्वेशन जो अभी अभी लिखा, ये मैं वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा के लिखा हूं। कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? लगता तो है कि सॉल्व हो जाएगा। N1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और यहां पर से t का वैल्यू निकाल करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो एक सिंगल इक्वेशन आएगा जिसमें a नाम का एक ही वेरिएबल होगा। मैं सॉल्व कर ही देता हूं। 60 न्यूटन माइनस 6 kg इंटू ए माइनस नॉर्मल फोर्स है 6 kg मल्टीप्लाइड बाई ए बराबर होना चाहिए 12 kg मल्टीप्लाइड बाई खुद ए के। आंसर आ चुका है। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू है 60/24 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका मतलब है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही रहा सही आंसर। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ सके। अगर वेज का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया होता तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन में आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी बताएंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और वर्टिकली नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन बताएंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। या एक साथ अगर बताना पड़े तो आप √2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे। ठीक, चलो तो अब यह सवाल आखिर में करवाया क्यों? ताकि मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क के जैसा दे सकूं। क्वेश्चन है, लगभग डायग्राम ऐसा ही, मास को मैं बदल दूंगा। डायग्राम जरा सोच समझ के बना देना। इसको जरा और लंबा खींचते, नहीं बात नहीं बनी। ठीक है, बस 1 मिनट का और समय लगेगा। इसको पेस्ट किया लेकिन रोटेट कर दिया ऐसे, ये सही बना है। ठीक, ये जो रस्सी है ऐसे घूम करके गई और फिर से यही रस्सी आई भी है। ऐसे और ये जो रस्सी है ये यहां पर लगाया। आई होप आप डायग्राम को फॉलो कर पा रहे हैं कि क्या है। और इसके बाद घूम करके ये रस्सी जाके ब्लॉक से जुड़ी हुई है बिल्कुल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और नीचे खींच देता हूं ताकि जगह बना हुआ रहे बस। ठीक है ना, ये ब्लॉक का भी हाइट अच्छा खासा है। ये रहा नया डायग्राम।
और इसमें जुड़ा हुआ है फिर ब्लॉक। तो जिस तरह से पिछले सवाल को मैं बताया, ठीक उसी के तर्ज पर आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इस बार 3 पुली लगा दिया हूं और मुझे पता है ये बात, आपको पुली को देख के अब डर नहीं लगता। ये 2 kg का मास है यहां पर, ठीक है ना। और आपको दोबारा से बताना यही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो मुझे लगता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरी तरह से अब आपका कंप्लीट है, ठीक है। और जो नीट के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई अलग से अभ्युदय प्रोग्राम से पीडीएफ अगर नहीं मिला हुआ है, एक बुकलेट अगर नहीं मिला हुआ है, कोई बात नहीं, जल्दी ही मिल जाएगा। आप लेकिन नीट के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं पूछे हुए एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व कर दीजिए। कौन कौन से चैप्टर्स? लॉज ऑफ मोशन और रेस्ट एंड मोशन पूरा। रेस्ट एंड मोशन तो काफी दिन पहले कर चुके हैं हम लोग। और जो जेई के एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सभी, एक बुक है, अच्छा उनके लिए भी पीडीएफ है अलग से, ठीक है। उनको भी अगर नहीं मिला है तो कुछ दिनों में मिल जाएगा। वो जेई में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस को, बहुत कम समय है हम लोगों के पास, जेई में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस को अभी तक के जरूर सॉल्व कर दीजिए, रेस्ट एंड मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में अब इतना ही।